नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कानून अंधा नहीं होता है। अंधे होते हैं जजेस, न्यायाधीश, फैसला करने वाले। अंधी होती हैं अदालतें, जो कानून को न्याय के साथ जोड़कर देख नहीं पाती हैं और इसलिए न्याय नहीं कर पाती। ये एक तरह का बहाना बन जाता है कि कानून अंधा होता है, लेकिन अगर जजेस देखने की कोशिश करें तो कानून के ज़रिए वो अपराधियों की शिनाख्त कर सकती हैं, उन्हें दंडित कर सकती हैं। सिर्फ सबूतों और गवाहों की बात उसमें नहीं आती है, उसमें जज के विवेक का भी मामला होता है, क्योंकि कई बार सबूत गलत पेश किए जाते हैं, कई बार झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, और अगर आप सबूत और गवाह में भी उलझे रहे तो कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे जजेस उसके पार जाकर देखते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस और जो भी प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ होती है उनको ग्रिल करते हैं और उससे सच निकलवा लेते हैं। इसलिए कानून अंधा नहीं है, अंधे हैं हमारे जजेस अगर वो इस तरह से व्यवहार करते हैं तो, और अंधी होती हैं अदालतें। अब ये भूमिका मैंने एक ख़ास मामले को लेकर बांधी है, और मामला ये है कि न्यूज़ लॉन्ड्री की जो मैनेजिंग एडिटर है मनीषा पांडे, उनको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिन पर काफ़ी विवाद हो रहा है, काफ़ी चर्चा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो टिप्पणी की है जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने, वो अनपेक्षित है। उस टिप्पणी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, और ये एक बहुत ही टारगेटेड किस्म की टिप्पणी है जो एक महिला पत्रकार को अपमानित करने वाली भी है। ये मामला ये है कि टीवी टुडे नेटवर्क ने 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था, डिफेमेशन फाइल की थी। न्यूज़ लॉन्ड्री मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके को फाउंडर्स और सीनियर एडिटर्स के खिलाफ, जिनमें अभिनंदन शेखरी, प्रशांत सरीन, रूपक कपूर, मनीषा पांडे, अतुल चौरसिया, रमन कृपाल, आयुष तिवारी और हृदय जोशी शामिल हैं। इस सूट में 2 करोड़ का डैमेजेस मांगे गए थे, मुआवजा मांगा गया था मानहानि के एवज में, और इसमें कहा गया था कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने कार्यक्रमों जैसे टीवी न्यूज़ सेंस और एनएल टिप्पणी में टीवी टुडे के कंटेंट को कमर्शियली बदनाम करने वाला बताया। उनके एंकर्स और मैनेजमेंट पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण कमेंट्स किए गए और उनके कॉपीराइट का भी उल्लंघन किया गया। और उदाहरण के तौर पर मनीषा पांडे ने एक एपिसोड में टीवी टुडे के कंटेंट को शिट कहा था। अब ये जो शिट कहा था, इसको ये कोर्ट को नागवार गुजरा। शिट कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इतना आपत्तिजनक हो कि इस पर इस तरह की कड़ी टिप्पणी, जो मैं अभी आपसे साझा करूँगा, कोर्ट को करने की ज़रूरत पड़ती। हम सब जानते हैं शिट का मतलब मल होता है, और आपने देखा होगा बोलचाल में बहुत अक्सर शिट कहा जाता है। और अगर कोई घटिया चीज़ होती है उसके बारे में क्या कहा जाता है, इसी तरह की चीज़ों से उसकी तुलना की जाती है। शिट है, वॉमिटिंग है, इसी तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो यही शिट शब्द उन्होंने अपने एक एपिसोड में किया था। अब ये जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच को इतना नागवार गुजरा कि वो मनीषा पांडे पर टूट पड़े। उनकी भाषा को घोर अशोभनीय बताया, और जज ने क्या कहा मैं आपको बता रहा हूँ, और मतलब आप खुद चौंकेंगे कि एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर के लिए इस तरह की चीज़ें भी कोई अदालत कह सकती है क्या। कहा गया, शी हैज़ नो बिजनेस बीइंग ए रिपोर्टर, उनको रिपोर्टर बनने का कोई हक नहीं है। शी डज नॉट नो द फंडामेंटल्स ऑफ डिसेंसी इन रिपोर्टिंग, उन्हें रिपोर्टिंग की जो शालीनता की बुनियादी बातें वो भी नहीं पता है। और कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी भाषा और व्यवहार से उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है और गंभीर ऑर्डर पास किए जा सकते हैं
जो उनके प्रोफेशन को प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि पैरोडी क्रिएटिव होनी चाहिए, लेकिन किसी की रेपुटेशन को ठेस पहुँचाना फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नहीं आता। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन ये भी कहा मनीषा पांडे के लिए कि वो ऐसी टिप्पणी कर सकती है कि उनका पूरा करियर खराब हो जाएगा। अब ये किसी भी अदालत से एक तो अपेक्षा नहीं की जाती कि इस तरह की टिप्पणी करे, इस हद तक जाकर टिप्पणी करे कि उनको पर्सनलाइज हो जाए और उनके पूरे करियर, उनके प्रोफेशन। जबकि मनीषा पांडे हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम न्यूज़ सेंस करती हैं, बहुत अच्छी टिप्पणियाँ, बहुत अच्छी आलोचना, और मीडिया क्रिटिसिज्म की इस देश में बहुत ज़रूरत है। मैं खुद बरसों तक ये करता रहा हूँ, कॉलम लिखे हैं मैंने दसियों साल तक, क्योंकि मीडिया में इतनी बुराइयाँ, इतनी खामियाँ हैं कि उनकी आलोचना करना लाजमी है। हमें बताना चाहिए कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है, उनके एंकर किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उनके कंटेंट में किस तरह से हेट है, फेक न्यूज़ है। ये सब जिम्मेदारी है और मीडिया क्रिटिसिज्म इसका पार्ट होता है, और ऐसी छोटी मोटी टिप्पणियाँ करना उसका हिस्सा होता है। तो ये कतई इस तरह की चीज़ नहीं थी जिस पर माननीय जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच इस तरह की टिप्पणी करती, लेकिन उसने की, और ये जो है बहुत ही आपत्तिजनक लगी, बहुत सारे लोगों को आपत्तिजनक लगी, और इसकी लगातार आलोचना हो रही है। एक तो ये पक्ष। दूसरा, जो मैंने कहा कि कानून अंधा नहीं होता, अदालतें अंधी होती हैं, जजेस अंधे होते हैं अपने पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों से, और राजनीतिक दबाव और जो भी करप्शन भी होता है उसमें। यहाँ ये अंधापन दूसरे तरह से दिख रहा है। पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश के न्यूज़ चैनल किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं जनता को। इंडिया टुडे ग्रुप और उनके एंकर आप देख लीजिए, उनके प्रोग्राम्स की हेडलाइन वो सारी सत्ता पक्ष के साथ सत्ता खड़ी नज़र आती हैं, सत्ता की पैरवी करती नज़र आती हैं, सत्ता की चाटुकारिता करती नज़र आती हैं, और अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल हेट स्पीच से मिलते जुलते होते हैं। उसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, और यही सब चीज़ें हैं जिनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत होती है, बार बार बताने की ज़रूरत होती है कि ये टीवी चैनल, ये टीवी एंकर, ये टीवी रिपोर्टर्स किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, समाज में विष घोल रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंसा का माहौल बना रहे हैं। ये तो एक ग्रुप की बात है, जिसके चैनल्स की बात है, लेकिन और दूसरे चैनल्स हैं जो इससे भी और भी घटिया किस्म के काम कर रहे हैं। आप रिपब्लिक टीवी को लीजिए, टाइम्स नाउ को लीजिए, नवभारत टाइम्स को लीजिए, जी को लीजिए, तमाम चैनल हैं जो मेन स्ट्रीम, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सुदर्शन टीवी टाइप के चैनल हैं, जो इनका तो विश्व वमन ही एकमात्र एजेंडा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो बड़े चैनल हैं, मेन स्ट्रीम के चैनल हैं। इनका रुख, इनका कंटेंट, कोई भी अगर एनालिसिस करेगा, इनका कंटेंट एनालिसिस जो कि एक विधा है रिसर्च में, उसकी एक मेथोडोलॉजी है, अगर करेगा तो साफ समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा कंटेंट किस तरह से प्रदूषित है, किस तरह से विशियस है, किस तरह से जहरीला है, और किस तरह से देश को गुमराह करने वाला है, और किस तरह से लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इसके बहुत सारे आयाम हैं जिन पर घंटों बातचीत की जा सकती है कि कैसे कैसे ये चैनल देश में एक ऐसा दिमाग बना रहे हैं, जनमानस तैयार कर रहे हैं जो कि आधुनिकता विरोधी है, विज्ञान विरोधी है, ज्ञान विरोधी है, और नफरत फैलाने वाला है। हमारे जजेस को ये सब क्यों नहीं दिखता? एक रिपोर्टर अगर शिट कह देता है किसी चैनल के प्रोग्राम्स को, तो उस पर इतनी बड़ी आपत्ति, इतना उत्तेजित होना कि उसके करियर पर टिप्पणी करना,
उसके करियर को बर्बाद करने की बात करना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की न्यायिक समझ है जो इस तरह के जजेस में आती है? क्या न्यायाधीशों को इंडिया टुडे ग्रुप से कोई लगाव था, या जो गोदी मीडिया का चरित्र है उसको उधेड़ने वाले, उसका पर्दाफाश करने वाले लोगों से कोई निजी खुन्नस है, उनके प्रति कोई दुराग्रह है जिसकी वजह से इस तरह की टिप्पणियां हुई? जबकि पूरा माहौल, पूरा मीडिया हम सब जानते हैं कि किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो कायदे से तो होना ये चाहिए था कि जजेस इस पूरे मामले को यूं ही खारिज कर देते कि इसमें कोई दम नहीं है, ये हमारे मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो क्रिटिसिज्म करेंगे। अगर आपका चैनल का कंटेंट खराब है तो उसकी आलोचना होगी। अब आपको उससे लगता है कि आपका चैनल बदनाम हो रहा है या आपके एंकर बदनाम हो रहे हैं, तो इसकी चिंता आप कीजिए। आप अपने चैनल को सुधारिए, अपने एंकर्स को सुधारिए। आप अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय जो आपकी गलती की तरफ उंगली उठा रहा है, आप उस पर आक्रमण करने चले आएंगे, क्योंकि आप बड़े मीडिया घराने हैं। आप 2 करोड़ का सूट फाइल कर देंगे उन पत्रकारों पर जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो आपकी तरह कई चैनल नहीं चला रहे हैं, सैटेलाइट चैनल, कई यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, इसलिए ये धमकाने की एक कोशिश है। डिफेमेशन का मामला उठाकर आप उन पर हमला कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ें अगर अदालत को नहीं दिख रही हैं कि इतना बड़ा ग्रुप एक छोटे से मीडिया समूह की आलोचना के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाता है, तो ये क्या माना जाए? क्या ये न्यायपालिका का अंधापन नहीं है? क्या वो जो मौजूदा मीडिया परिदृश्य है उससे अनजान है? उसे पता नहीं कि हमारा मीडिया कैसे फंक्शन कर रहा है? अगर नहीं पता है तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर तो हमारे जजेस अंधेरे में फैसले कर रहे हैं। एक केस देखा, उसको इधर उधर उलट पलट के और उसी के आधार पर फैसला कर रहे हैं, जबकि एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। हम जर्नलिस्ट किसी भी खबर को एक कॉन्टेक्स्ट के साथ देखते हैं, तब वो खबर पूरी मानी जाती है। लिखते हैं, देते हैं, बताते हैं। जैसे मैं अभी पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि इस घटना का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरा मीडिया परिदृश्य क्या है, पूरी राजनीति क्या है, किस दिशा से चल रही है, किस तरह के दबाव हैं, किस तरह के प्रभाव हैं, किस तरह के दुराग्रह, पूर्वाग्रह हैं, बायसेस हैं। उन सब को सामने रखे बिना किसी भी केस का फैसला नहीं हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी था। और दुर्भाग्य की बात है कि जब इस तरह की टिप्पणियां जज करते हैं तो ये उन लोगों के लिए एक डराने और हताश करने वाला मामला बन जाता है, जो सचमुच में ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और बहुत तरह के जोखिम उठाकर कर रहे हैं, पूरा जुझारूपन के साथ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये तूफान से लड़ाई है दियों की। ये बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मीडिया घराने, बड़ी बड़ी सत्ता का उनका साथ, अडानी अंबानियों की थैलियाँ सब उनके साथ हैं। उनसे लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो गंद फैला रहे हैं, बल्कि शिट के लिए सबसे अच्छा शब्द तो गंध ही है, मल के बजाय गंध कहना चाहिए। गंध है जो फैला रहे हैं, उनको उनका समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इससे उनके 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 हित सध रहे हैं। ये चैनल उनके पापों को छुपाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, उनकी खामियों पर पर्दा डालने के लिए लगातार लगे रहते हैं। तमाम तरह के टूल किट्स उनके पास होते हैं, खबरों को तोड़ना, मरोड़ना, गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश करना, गुमराह करना, फर्जी नैरेटिव गढ़ना, ये तमाम चीज़ें मीडिया कर रहा है। तो माननीय जजेस से निवेदन है कि कृपया
कानून को अंधा ना बताएं और अपने अंधेपन को दूर करें और फिर न्याय की कसौटी पर हर केस को देखें। अगर ताकतवर आपकी अदालत में खड़ा है एक कमज़ोर को दबाने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि मामला क्या है। छोटे मीडिया समूह, कमज़ोर आर्थिक शक्ति वाले पत्रकार, इनको संरक्षण कौन देगा? अगर अदालतें ही बड़े मीडिया घरानों, कारपोरेट घरानों के साथ खड़ी हो जाएंगी, सत्ता के साथ खड़ी रहेंगी, तो आम नागरिक को कहाँ से राहत मिलेगी? आम नागरिक तक सच कौन पहुँचाएगा? वो तो दिन रात झूठ फैला रहे हैं। अगर कुछ चैनल, कुछ यूट्यूबर्स अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जो घटिया कंटेंट है वो क्यों घटिया है ये लोगों को बता रहे हैं, तो वे अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, वो अपना लोकतांत्रिक दायित्व निभा रहे हैं। उनको संरक्षण देना चाहिए और अगर छोटी मोटी चूक होती है तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, छोटी सी वार्निंग देकर। लेकिन इस तरह से टूट पड़ना किसी पत्रकार पर, ये कतई इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है एक परिपक्व न्यायाधीश से, एक परिपक्व न्यायालय से, एक परिपक्व न्याय व्यवस्था से। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका की स्थिति क्या है आज के समय में। वो किन किन वजहों से अंधी हो रखी है, किन किन वजहों से फैसले एक तरह के आते हैं और वो सारे फैसले सत्ता प्रतिष्ठान, जिसमें मीडिया, कारपोरेट घराने सब शामिल हैं, उनके पक्ष में चले जाते हैं। आम आदमी को राहत नहीं मिलती, सोनम वांगचुक को राहत नहीं मिलती, भीमा कोरेगांव में जबरन बंद कर दिए लोगों को राहत नहीं मिलती, उमर खालिद को राहत नहीं मिलती। ये स्थिति आज की न्यायपालिका की है हमारे हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।